हमारा उस दिन हमने लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, पहले वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा साइंस एंड टेक का। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ spacecraft flying in formation in the shape of an equilateral triangle that has sides 1 million kilometer long, which lasers shining between the craft. The experiment in question refers to, मेन पॉइंट जो यहाँ पे फोकस करने लायक है दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये कह रहा है द एक्सपेरिमेंट विल, मतलब अब तक इस स्टेज में नहीं आया है, तो आप वोएजर 2 हटा सकते हो और न्यू होराइजन हटा सकते हो बिकॉज ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा चुका था। अब अगर हम देखते हैं इक्विलैटरल एंगल के हिसाब से 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग, इसके ऑप्शन के हिसाब से, तो 2 और चीज़ें आप देख सकते हो कि लीज़ा इन ऑप्शंस में कॉमन है। और अगर ये कह रहा है विल का मतलब इवॉल्व होगा, अभी तक हुआ नहीं है, तो इस हिसाब से आंसर डी होना चाहिए और बेसिकली इवॉल्व लीज़ा ही है इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज इवॉल्व लीज़ा। सर्टन की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहले तो लीज़ा का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ लेज़र इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना। इट इज़ अ लेज़र इंफोरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है इन स्पेस विथ 3 स्पेसक्राफ्ट इन हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट एंड मिलियन किलोमीटर आर्म लेंथ। अब 3 स्पेसक्राफ्ट है तो जाहिर सी बात है इक्विलैटरल बनाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में, कौन सा? लेज़र इंफेरोमेट्रिक, दैट टू 3 स्पेसक्राफ्ट आर इन्वॉल्व इन इट। नेक्स्ट ईलीजा क्या है? ईलीजा एक ऐसा मिशन है दैट इज एमिंग टू एक्सप्लोर द ग्रेविटेशनल यूनिवर्स फ्रॉम स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने वाले हैं फ्रॉम स्पेस। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स साइंटिस्ट फ्रॉम 8 यूरोपियन कंट्रीज। 8 यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्ट है डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड यूके, as well as the support of several US based ones. टोटल 8 कंट्रीज प्लस कुछ US बेस्ड कंट्रीज का भी सपोर्ट है। 8 कौन से? यूरोपियन कंट्रीज, जिनके नाम रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। ईलीजा मिशन में करेंगे क्या हम? इट कंसिस्ट ऑफ अ मदर एंड 2 डॉटर स्पेसक्राफ्ट। टोटल 3 है, एक मेन है मदर एंड देयर आर 2 अदर डॉटर स्पेसक्राफ्ट्स। नेक्स्ट, द 3 सैटेलाइट्स विल फॉर्म अ प्रिसाइशन इंफेरोमीटर with the 2 daughter spacecraft connected to the mother 1 by 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग लेज़र बीम्स। ये जो मेन मदर वाला है स्पेसक्राफ्ट, इसको 2 डॉटर स्पेसक्राफ्ट से कनेक्ट किया जाएगा। एक्चुअली इक्वली होंगे, ये 1 किलोमीटर लॉन्ग, 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग है ये सब। ये डॉटर 1, ये डॉटर 2, ऐसा आगे दे रखा है। द इंफेरोमीटर विल बी कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स एट फ्रीक्वेंसी in the range of 0.1 megahertz to 1 hertz. Such a frequency interval is not accessible on Earth due to the arm length limitation. अर्थ से प्रॉब्लम क्यों है एक्सेस करने के लिए? बिकॉज ये जो आर्म लेंथ का लिमिटेशन है, यहाँ कितना इन्वॉल्व हो रहा है? 1 मिलियन किलोमीटर, बट हमारे अर्थ में कितना पॉसिबल है? 0 पॉइंट, मतलब इतना लॉन्ग रेंज पॉसिबल नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन it is not accessible on Earth. That is why you have gone in space to detect gravitational universe. Next कह रहा है ELISA is designed with orbits that allow the 3 satellites to maintain their near equilateral triangular configuration. ये जो मदर स्पेसक्राफ्ट है, ये डॉटर है 2, ये जो इक्विलैटरल में मेंटेन्ड है, उसके पीछे का रीजन दे रखा है कि इट इज डिजाइन विथ ऑर्बिट्स दैट अलाउ द 3 सैटेलाइट्स टू मेंटेन देयर नियर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फिगरेशन। अ पासिंग ग्रेविटेशनल वेव हाउएवर alters the proper relative distance between the spacecraft which will be sensed by detectors on each spacecraft. ये क्या कह रहा है? अब अगर यहाँ से ग्रेविटेशनल वेव कोई पास हुई किसी भी एक स्पेसक्राफ्ट से, तो ये क्या करेगा? अल्टर कर देगा रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द देम। मतलब अगर ये 1 मिलियन किलोमीटर है और यहाँ से 1 मिलियन लाख किलोमीटर है, तो यहाँ से अगर ग्रेविटेशनल वेव पास हुई तो ये डिस्टेंस में आपको सर्टेन चेंज नोटिस होगा किसी भी स्पेसक्राफ्ट में, तीनों में से। ये चेंज की वजह से आप कंफर्म हो जाएंगे कि ग्रेविटेशनल वेव पास हुई है एंड इट विल बी सेंस्ड बाय द डिटेक्टर्स ऑन ईच स्पेसक्राफ्ट। सर्टेन स्पेसक्राफ्ट पे कुछ डिटेक्टर्स लगाए हुए हमने। लास्ट में दे रखा है ELISA विल कोहेरेंटली मेजर द फ्रीक्वेंसी। ये इस वेव का फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा, फेज मेजर करेगा एंड पोलराइजेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स पासिंग थ्रू इट, allowing the scientists to resolve overlapping signal and locating them on the sky.
इस वजह से दिस इज ऑल अबाउट इवॉल्व लीजा. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज लीजा के बारे में सबसे पहले कि लीजा जो है ये लेजर इंफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव है. कहाँ लोकेटेड है? स्पेस में. 3 स्पेसक्राफ्ट है, जिसमें से एक है आपका मदर स्पेसक्राफ्ट, 2 है आपके डॉटर स्पेसक्राफ्ट, 8 यूरोपियन कंट्रीज में इन्वॉल्व है और सर्टन यूएस बेस्ड कंट्रीज भी इन्वॉल्व है. आप इसमें करना क्या चाहते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिवर्स को स्टडी करना चाहते हैं. कहाँ से? स्पेस से. अर्थ से क्यों नहीं स्टडी कर पाएंगे? बिकॉज अर्थ पे इतना आर्म लेंथ का डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. कितना मेंशन करना, डिस्टेंस मेंटेन करना है? 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग, विच इज़ अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस. करना क्या इसमें? ग्रेविटेशनल वेव जो पास होगी उसको डिटेक्ट करना है और उससे आप बताओगे फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फेज क्या है, पोलराइजेशन. दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम स्पेस. अगेन इजी क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. ये डीएनए जेनेटिक्स ह्यूमन जेनोम वाले पोर्शन से है. ये कह रहा है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट. क्योंकि कैन है, यस पॉसिबल है. जेनेटिक चेंजेस पॉसिबल है इंट्रोड्यूस करना पेरेंट्स में. नेक्स्ट, अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. ये भी पॉसिबल है. कैन कह रहा है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी पर्सन के जीनोम को आप एडिट कर सकते हो. और नेक्स्ट कह रहा है ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट. 2 टाइप का होता है, एक होता है मल्टीपोटेंट और एक होता है प्लूरीपोटेंट. तो ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ पिग. अगेन कैन वर्ड है. दिस इज अगेन राइट. आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 ओनली बिकॉज कैन टेल्स अस अबाउट द पॉसिबिलिटी. और ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स से उठाया हुआ. इसका अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो यस 1, 2 and 3 आर पॉसिबल. वाई? की पॉइंट दे रखा है. जर्म लाइन जीन थेरेपी. सबसे पहले जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है? इट रिक्वायर्स द डीएनए टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द सेल्स दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स. जो भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसमें इनको ट्रांसफर किया जाता है. किसको? रिक्वायर्ड डीएनए को इन द बॉडी. हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 1 यही कह रहा था आपको कि जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. वही यहाँ लिख रखा है इन्होंने, रिप्रोडक्टिव सेल्स. नेक्स्ट, इट अलाउज फॉर द करेक्शन ऑफ डिजीज कॉजिंग जीन वेरिएंट्स दैट आर सर्टन टू बी पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इनफैक्ट अगर एक जनरेशन के जीन्स में कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट जनरेशन तक वो नहीं जाए, इसको भी रोका जा सकता है. इसके लिए करेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं. किसको? जर्मलाइन जीन थेरेपी को. तो 2 चीज़ें याद रखनी है. सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में सर्टेन डीएनए को अल्टर किया जा सकता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो. और नेक्स्ट जनरेशन में भी अगर कोई डिजीज़ है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया बेस्ट एग्जाम्पल होता है इस जनरेशन डिजीज़ का. सिकल सेल एनीमिया को रोका जा सकता है अगर आप डीएनए को अल्टर कर देंगे डीएनए म्यूटेशन के लिए. नेक्स्ट दे रखा है सोमैटिक. पहला था हमारा जर्मलाइन जीन थेरेपी. नेक्स्ट है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. इज व्हेन द थेराप्यूटिक जीन्स आर ट्रांसफर्ड टू अ पेशेंट्स सोमैटिक सेल्स. जब आप क्या करते हो, जो थेराप्यूटिक जीन्स है ये पर्सन के सोमैटिक सेल्स को ट्रांसफर करते हो. सोमैटिक सेल्स याद रखिएगा, आपके बॉडी के मैक्सिमम पार्ट जो है सोमैटिक सेल्स से बने हैं. आज के डेट में अगर एक बेबी बॉर्न होता है तो बेबी मदर से एक लाइन से अटैच होता है जिसको कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड. और आज के डेट में कहा जाता है इस अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करना चाहिए. क्यों प्रिजर्व करना चाहिए? क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड जब आप प्रिजर्व करोगे तो ये एक आपका स्टेम सेल है, सोमैटिक सेल है, और इससे बॉडी के आप बाकी पार्ट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. डीएनए बैंक एक है, वैसे ही एक आप देखोगे स्टेम बैंक है इंडिया में. हॉस्पिटल वाले आपको कहेंगे कि प्रिजर्व करने के लिए बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल. तो उसी की बात कर रहा है. एनी मॉडिफिकेशन एंड एनी इफेक्ट आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दैट पेशेंट एंड आर नॉट इनहेरिटेड बाय फ्यूचर जनरेशन. क्यों? उस पेशेंट के अंदर ही आपने चेंजेस कर दिए तो फ्यूचर एमिट नहीं होगा. इसीलिए सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और जर्मलाइन जीन थेरेपी लगभग एक जैसे ही है. नेक्स्ट, जीनोम एडिटिंग क्या होता है? इट इज़ अ मेथड दैट लेट साइंटिस्ट change the DNA of a many organism including plants, bacteria and animals. जीनोम एडिटिंग में क्या करते हो आप? बेसिकली पर्सन के जीनोम को चेंज करते हो. जीनोम क्या होता है? जीन से बना होता है एंड जीन इज नथिंग बट योर डीएनए ओनली. तो इन शॉर्ट आप डीएनए को एडिट कर रहे हो. इट कैन लीड टू चेंजेस इन फिजिकल ट्रेट्स लाइक आई कलर एंड डिजीज रिस्क. अब क्या होता है जब आप पर्सन के डीएनए को चेंज करते हो तो पर्सन में बहुत फिजिकल ट्रेट्स चेंज आएंगे. जैसे हो सकता है ऋतिक रोशन जैसी भूरी आंखें हो जाए उसकी, वही कह रहा है आई कलर चेंज हुआ है, ग्रीन आइज हो सकती है. कुछ सर्टन डिजीजेस का भी रिस्क होता है अगर ज़्यादा अल्टर्ड हो गई तो. The genomic editing system is mostly injected into the cytoplasm of zygotes or into the pre-implantation embryos.
साइटोप्लाज्म जो होता है जाइगोट का इनिशियल स्टेज होता है, या फिर आप कह सकते हो प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोस। अभी ये एम्ब्रियो है, इसको इम्प्लांट नहीं किया गया है मदर के यूटेरस में, इस स्टेज पे आप इसके अंदर जीनोम एडिटिंग कर सकते हो। आफ्टर विच जेनेटिक स्क्रीनिंग इज यूज्ड, अब उसके बाद क्या करते हो आप जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हो ये चेक करने के लिए कि आपने जो एडिटिंग की है वो अच्छी है कि नहीं। अगर फिर भी कोई अल्टर्ड जीनोम रह गया है तो आप उसको वापस एडिट करके दुरुस्त करोगे। इज यूज टू सिलेक्ट द एम्ब्रियोस विद अ करेक्टेड जेनेटिक जीनोमिक पैटर्न। अब चेक कर लेते हो जीनोमिक पैटर्न राइट है कि नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेक्टेबल ऑफ टारगेट जेनेटिक मॉडिफिकेशन। लास्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम डिजीज जीन एडिटेड आउट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो वॉज पब्लिश्ड इन 2007। पहली बार हमने कोई भी ऐसी डिजीज को जीन ह्यूमन एम्ब्रियो में डिटेक्ट कर लिया और उसका जीन एडिटेड करके हटा दिया। यही सेकंड वाला कह रहा है, पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब वो इम्प्लांट होने का है तभी आप कर सकते हो। और लास्ट वाला ह्यूमन इंड्यूस्ड, ये जो कह रहा था ना ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इन एम्ब्रियो ऑफ पिग, इसका मतलब क्या था कि एक परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट कि ह्यूमन, एक पिग था, पिग के अंदर हमने क्या किया, ह्यूमन का ही कुछ स्टेम सेल निकाला और पिग के अंदर डाल दिया और हमने देखा पिग सर्वाइव कर गया। तो फाइनली कंफर्म हो गया था कि ह्यूमन का जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है वो हम पिग के अंदर भी इंप्लांट कर सकते हैं। पिग टू ह्यूमन नहीं किया, मतलब एनिमल टू ह्यूमन नहीं किया, हमने ह्यूमन टू एनिमल किया, क्योंकि ह्यूमन का लाइफ अगेन ज़्यादा कॉस्टली होता है। वट, वैसे तो वो भी राइट नहीं, अनएथिकल है, बट स्टिल वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। अगेन वैक्सीन वाले पोर्शन से, डिजीज वाले पोर्शन से, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बार बार न्यूज में था, वहां से क्वेश्चन उठाया। सबसे पहला कह रहा है दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंजिटिस एंड सेप्सिस। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये वैक्सीन जो है ये निमोनिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है और मेनिंजिटिस के भी अगेंस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। इससे किया क्या जा सकता है, आप एंटीबायोटिक्स पे डिपेंड कर रहे हो। एंटीबायोटिक से, उस दिन में लास्ट क्लास में मैंने बताया था एंटीबायोटिक से प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपके शरीर में कुछ भी एंटीबायोटिक रह गया नेक्स्ट टाइम वो दवाई आप पे काम नहीं करेगा। उसके लिए मैंने वैक्सीन लाया। वैक्सीन में क्या चीज़ है, वैक्सीन एक बार आपकी बॉडी में जाएगा, जहाँ जहाँ जर्म्स है या बैक्टीरियाज है, वायरसेज है या फंगाई प्रेजेंट है, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा एक ही बार में, जिस वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस वजह से आप क्या कर सकते हो, एंटीबायोटिक के ऊपर जो हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि कैन है, अगेन पॉसिबिलिटी राइट हो सकता है। थर्ड वाला स्टेटमेंट बढ़िया वैसे ही राइट नहीं होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट। सर दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट पढ़ के आप सॉल्व कर सकते थे। लिखा हुआ है दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कैन कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन, पॉसिबल ही नहीं है। तो द मोमेंट 1 और 2 राइट है, 3 रॉन्ग है। वैसे आप यहाँ देखो 3 को हटा दो, 3 को हटा दो, ये दोनों हट गए। नेक्स्ट, आप इन दोनों पे अटके थे, आप एक चीज़ देख लो, 1 कॉमन है, 1 आपको नहीं भी पता होता तो कर लेते। सेकंड वाले में कैन दे रखा है, मार्क कीजिए, 1 और 2 आगे बढ़िए। इसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक लाइन यूपीएससी आपको यहाँ हिंट दे रही है और दूसरे में भी हिंट दे दिया है, तीसरा उसने वैसे ही कॉमन रख दिया, आपको नहीं भी पता तो भी आप मार्क कर दोगे। अब क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा मेनिंजाइटिस क्या होता है और सेप्सिस क्या होता है, बट वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 और 1 है, आपको चेक क्या करना था, 2 ओनली, और 2 के लिए यहाँ बहुत बड़ा वर्ड दिया है। कैन बी रिड्यूस, मतलब आज अगर वैक्सीन से नहीं हो रहा है, 10 साल बाद भी होगा तो भी स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। वैसे करेक्ट आंसर 1 और 2 ओनली है। सबसे पहले न्यूमोकोकल डिजीज के बारे में दे रखा है, ये किससे कॉज होता है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विच कैन लीड टू इन्फेक्शंस इन द लंग्स, ब्लड एंड ब्रेन। ऐसे बैक्टीरिया जो लंग्स, ब्लड और ब्रेन को डैमेज करते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को जो डिजीज पहुंचाते हैं उसको कहा जाता है न्यूमोकोकल डिजीज। नेक्स्ट, इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन यंगर देन 5 years ऑफ एज। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किसको करता है, चिल्ड्रन। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इट, ये एक बैक्टीरिया है, लंग्स, ब्लड और ब्रेन को इंपैक्ट करता है, चिल्ड्रंस में ज़्यादा इंपैक्ट करता है। कैसे चिल्ड्रन, दोज आर लेस देन 5 years। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज फॉर चिल्ड्रन यंगर देन 2 years, अडल्ट ओवर 65, सीनियर सिटीजन को भी अफेक्ट करता है, एंड पीपल विथ सर्टन मेडिकल कंडीशंस एंड सिगरेट स्मोकर्स। मतलब अगर किसी को पहले से कोई बीमारी हो रखी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ही इज मोर प्रोन टू बी सफर्ड फ्रॉम न्यूमोकोकल वैक्सीन। दीज डिजीजेस ऑल्सो इंक्लूड, इसके कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, ब्लड इन्फेक्शन एंड ईयर इन्फेक्शन। ये सारा किसके अंदर आ जाता है, न्यूमोकोकल डिजीज में। वहाँ क्वेश्चन में बस 2 ही दे रखे थे, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस, बट ये न्यूमोनिया को भी कवर करता है, ब्लड इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन सबको कवर करता है। अब इसके वैक्सीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या जानना है। सबसे पहला, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल पॉलीसाइक्राइड वैक्सीन, 2 वैक्सीन है दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। तो पहला स्टेटमेंट राइट हो गया, क्योंकि वहां दे रखा था कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया गया इसके लिए। नेक्स्ट,
PCV13 ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? 13 टाइप्स ऑफ न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, जबकि PSV3 ये जो पॉलीसैकेराइड वाला है ये 23 टाइप्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। कॉन्जुगेट वाला 13, पॉलीसैकेराइड वाला 23 टाइप्स। दीज वैक्सीन प्रिवेंट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन हु गेट देम एंड हेल्प स्टॉप द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर्स। अगर आपने वैक्सीन ले रखा है तो अगर आपको हो भी जाता है तो आप दूसरों को नहीं फैलाओगे, प्लस खुद भी ठीक रहोगे। नेक्स्ट, ग्रोइंग रेजिस्टेंस ऑफ एस निमोनिया टू कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स अंडरलाइंस द नीड फॉर वैक्सीन टू बी यूज्ड कंट्रोल द न्यूमोकोकल वैक्सीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपन व्हेन जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई डेवलप द एबिलिटी टू डिफीट। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में दे रखा है। ये कह रहा है कि जब बैक्टीरिया और फंगाई आपके शरीर में बहुत दिन तक रह जाते हैं तो इसको कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आपने मान लीजिए कोई टैबलेट खाया, आपको कहा गया था 5 टैबलेट खाने, आपने पहली टैबलेट खाई, सर्दी ठीक हुई, सेकंड खाया, सर्दी थोड़ी कम हुई, तीसरी खाई, सर्दी खत्म हो गई, बट बैक्टीरिया आपके बॉडी में मौजूद है, आपने दवाई खाना बंद कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब आप सेम मेडिसिन खाएंगे थोड़ा लेस इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया इस बार सर्दी पहुंचा रहे हैं आपको जो ऑलरेडी इस दवाई से रेजिस्टेंट है, तो वो कभी नहीं मरेंगे। यही कह रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि जो एंटीबायोटिक्स है ये रेजिस्ट हो चुके हैं उस बीमारी से। द डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस। सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, और थर्ड वाला भी इसलिए राइट है। मोस्ट पीपल रॉन्ग है इसलिए क्योंकि मोस्ट पीपल हु गोट न्यूमोकोकल वैक्सीन डू नॉट हैव एनी सीरियस प्रॉब्लम विथ इट, बट दीज आर यूजुअली माइल्ड एंड गो अवे ऑन देयर ओन विद अ फ्यू डेज, बट सीरियस रिएक्शंस आर पॉसिबल। आपने जब कोविड का भी वैक्सीन लिया था ना, आपको बुखार आया ही होगा। कोई भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता ही है क्योंकि आपके बॉडी में एक फॉरेन एंटीबॉडी आ रहा है जिसकी बॉडी को मतलब हैबिट नहीं है। मान लीजिए अभी आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत नहीं है और एकदम से आप 10 रसगुल्ले 15 खा लेंगे ना, हो सकता है आपका डाइजेशन सिस्टम इफेक्ट कर जाए। यही चीज़ होती है वैक्सीन के साथ, आपके बॉडी में कभी हैबिट ही नहीं रही उतना लेने की, बट एकदम से आप वैक्सीन ले लोगे तो बॉडी में एक फॉरेन एंटीबॉडी आया है। ये क्वेश्चन है, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बार बार न्यूज में था। आईसीटी का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। पहला है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है हेल्थ केयर और फोर्थ है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अगर देखेंगे पब्लिक की, फूड सिक्योरिटी तो वैसे ही हटा दीजिए, हेल्थ केयर भी हटा दीजिए। पब्लिक की जो है अब आपको कन्फ्यूजन होगा डिजिटल सिक्योरिटी और टेलीकम्युनिकेशन के लिए। एक्चुअली डिजिटल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था कि आपके जो सॉफ्टवेयर्स है उसमें अब क्या होता है, आप विंडोज़ का कोई प्लेटफॉर्म खरीदेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला आपने, उसमें आपने देखा आपको बोलेंगे कुछ की डालने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए लाइसेंस, तो डिजिटल सिक्योरिटी के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया था सो दैट आपका डिजिटल जितना भी डेटा है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। द करेक्ट आंसर इज डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है क्या? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट अथॉरिटीज एंड अदर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज दैट टुगेदर वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट द वैलिडिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था डिजिटल सिग्नेचर पे। डिजिटल सिग्नेचर में मैंने आपको बताया था डिजिटल सिग्नेचर क्या है। मान लीजिए आप एक IAS ऑफिसर है, आपके पास कोई आया अप्लाई करने के लिए, आप उसका सर्टिफिकेट देख के साइन करते हैं, बट एक IAS ऑफिसर का बहुत ज़्यादा काम होता है, प्लस कोविड के टाइम पे ना ह्यूमन ट्रांसमिशन इम्पॉसिबल था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर लेके आई थी। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, आप अपने घर से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके पास जाएगा, उसको भी पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, ही विल जस्ट अप्रूव कि आपका सर्टिफिकेट राइट है, आपके सर्टिफिकेट पे बाय डिफॉल्ट एक डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा। ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के लिए था कि आपके डिजिटल सिग्नेचर का कोई मिसयूज ना कर पाए। मतलब आपके लैपटॉप में आप असाइन कर सकते हो, ऐसा ना हो कि कोई और फेक सर्टिफिकेट बना रहा है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट यूज करके, सिग्नेचर यूज करके। इसके लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीजें दिए गए थे। एक था डिजिटल सर्टिफिकेट, कि कौन से डिजिटल सर्टिफिकेट होंगे वहीं एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, कुछ सर्टिफिकेट अथॉरिटीज थी जो इसको इशू कर सकती थी, और लास्ट में कुछ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज थी जो रजिस्ट्रेशन ले सकती थी। ये तीनों को मिला के बनाया गया था। नेक्स्ट, इसको यूज किया जा रहा था वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। ऑनलाइन बैंकिंग में भी कैसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आप कभी बैंक जाते हैं, आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको स्लिप करके साइन किया जाता है कि आपका पैसा जमा हो गया। अब कोविड में आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं थी, आप जब स्लिप डाउनलोड करते हैं इनवॉइस, बाय डिफॉल्ट वहाँ साइन होता है। इनफैक्ट आज के डेट में आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदिए या कोई मेडिसिन कंपनी से मेडिसिन बुक कीजिए, आप देखेंगे ऑर्डर बिल पे ऑलरेडी साइन लिखा होता है और वो डिजिटल साइन होता है, क्योंकि ओनर इतने सारे बिल पे साइन नहीं करेगा, तो उसने अपने साइन दे दिया, बाय डिफॉल्ट हर एक ऑर्डर पे आ जाएगा। ई कॉमर्स में भी यूज हो सकता है, वही फ्लिपकार्ट वगैरह में, और लास्ट में गवर्नमेंट सर्विसेज में सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। In India, PKI is used to support a number of digital security initiatives including डिजिटल सिग्नेचर, दूसरा ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट में क्या होता है, सिटीजन टैक्स फाइल करता है, गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई करता है, सर्टिफिकेट के लिए, और लास्ट में रिन्यू ड्राइवर लाइसेंस। ई कॉमर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, वही शॉपिंग वॉपिंग फ्लिपकार्ट, और लास्ट में
PKI is an important part of digital security infrastructure in India. It helps to protect citizens, business and government agencies from a variety of cyber threat. क्योंकि आपके ऑफलाइन साइन को मैं कॉपी कर सकता हूं, बट आपके डिजिटल सिग्नेचर का साइन सिर्फ आप ही के पास रहेगा, इसको कॉपी करना भी बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए ये साइबर थ्रेट से भी बचाता है. इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपका जनरल साइंस है, ये आप NCERT से भी कर लोगे. क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. सबसे पहला कह रहा है प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट. बिल्कुल सही बात है ये. हाँ. सेकेंड ये कह रहा है प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू. ये रॉन्ग हो जाएगा. तीसरा कह रहा है मच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स. ये वाला राइट है. प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल होता है वाइल एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं. आई गेस इसका आंसर 1 और 3 होगा. यस 1 और 3 है. सेल वॉल क्या होता है आपने देखा होगा, प्लांट मेम्ब्रेन होता है एक, उसके बाहर एक छोटा सा ऐसा सेल वॉल होता है जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट बाहर से कोई सेडिमेंट्स, डस्ट, बाकी चीज़ें ना आ पाए प्लांट के अंदर. तो ये सेल वॉल होता है. इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल. इट सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स and provide tensile strength and protection against mechanical and osmotic stress. Osmotic stress क्या होता है, कभी कभी वाटर लेवल बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा बॉडी स्वेल हो जाती है. कभी किशमिश को देखना, किशमिश को आप पानी में डुबाओगे तो स्वेल हो जाएगा वो, और कभी कभी निकालोगे बहुत ज़्यादा समर में रखोगे तो श्रिंक हो जाता है. ये होता है ऑस्मोटिक लेवल. जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो स्वेल हो जाएगा, ऐसा ग्रेट हो जाएगा ये, और अगर वाटर लेवल कम रहा तो श्रिंक हो जाएगा, मतलब बहुत पतला हो जाएगा ये ऐसा. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वही एज अ सेल वॉल एक्ट करता है. हेंस स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट. In bacteria and plant cell, a cell wall is attached to the plasma membrane on its outside surface. A plasma membrane is present in both plant cells and animal cells. इसलिए statement 2 wrong हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्या लिख रखा था, plant cell do not have a plasma membrane unlike animal cell which do. जबकि जो cell wall होता है plant नेक्स्ट ये वैक्यूल क्या है. अ वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल. इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल एंड हेल्प सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स. वैक्यूल करता क्या है, जो वेस्ट होता है बॉडी का उसको बाहर निकालता है. एनिमल में बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मॉल होते हैं, जबकि प्लांट में एक ही होता है और वही लार्ज होता है. तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो गया. सिंस वी नो दैट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट, दिस एलिमिनेटेड. ये एलिमिनेशन के बारे में बताया, ये छोड़ दो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. अब ऐसा नहीं कि यहाँ कैन लिखा है तो सब होगा, क्योंकि यूपीएससी ने एक ऑप्शन में दे भी रखा है. यहाँ कैसे कॉमन सेंस यूज़ करना है, ये ऐसा कह रहा है कि इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई थी बायोफ्यूल पे. बायोफ्यूल में किस किस को यूज़ किया जा सकता है. अब एक चीज़ देखो, डैमेज वीट ग्रेन है. जब डैमेज है तो किसी काम का नहीं है, तो इसको तो यूज़ कर ही सकते क्योंकि खा तो नहीं सकते. ये कौन से ऐसे फूड क्रॉप को यूज़ करने की बात कर रहा है, कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल. तो सबसे पहले डैमेज अगर वीट ग्रेन है तो ये गवर्नमेंट के किसी काम का नहीं, इससे बायोफ्यूल बना सकते हैं. तो 2 तो मेरे हर एक ऑप्शन में होगा, इसमें 2 नहीं है, इसको हटा दो. अब देखो कह रहा है रॉटन पोटैटो, सड़े हुए आलू, ये भी हो सकता है. 5 तीनों में है, ठीक है. 2 इसमें भी है, 5 है इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी 2 और 5 है. अब नेक्स्ट ये आपको क्या कह रहा है, हाँ अब शुगर बीट. शुगर में भी एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होती है. शुगर और कैसावा जो होते हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किए जाते हैं. जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कैसावा और गन. शुगर बीट क्या होता है, फिर शुगर केन वगैरह का जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है उसको यूज़ किया जाता है. तो 1 और 6 भी होगा मेरे आंसर में. तो ये चारों तो कन्फर्म हो गए. अब ग्राउंडनट सीड्स क्यों नहीं होगा भाई, ग्राउंडनट सीड्स आपके बहुत काम की चीज़ है, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते बनाने में. और सेम हॉर्स ग्राम मतलब क्या होता है, चना. ये दोनों जो है ये हाई क्वालिटी पल्सेस है, ग्राउंडनट सीड्स और हॉर्स ग्राम. गवर्नमेंट के पास इतना भी ग्राउंडनट सीड्स और हॉर्स ग्राम नहीं है कि उससे बायोफ्यूल बनाने लग जाए. तो 3 और 4 हम वैसे ही काट देंगे. जैसे ही 3 हटाओगे यहाँ से, यहाँ भी आंसर आ जाएगा 1, 2, 5 और 6. यहाँ बस ये चेक करना था कि ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी ये डैमेज है, ये हो सकता है रॉटन है, शुगर बीट और कैसेवा, ये सब किसी काम का नहीं है. आंसर हो जाएगा आपका A 1, 2, 5 और 6. देख लो 3 और 4 हट चुका है. अकॉर्डिंग टू नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी अमंग ऑल द रॉ मटेरियल यूज फॉर बायोफ्यूल पॉलिसी, कौन कौन से मेन है, शुगर केन. जैसे कि मैंने आपको कहा शुगर
containing materials like sugar beet, sweet sorghum, etc. Same starch containing material कैसे कैसे corn, cassava, damaged food grains like wheat, broken rice, rotten potatoes, unfit for human consumption can be used for making biofuel that is ethanol. मेन आपको इसमें याद क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें शुगर होता हो और ऐसे प्रोडक्ट जिसमें स्टार्च होता हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे. स्टार्च में क्या क्या, कॉर्न, कैसावा, वीट, राइस. वीट भी कैसा डैमेज और राइस भी कैसा ब्रोकन, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास इतना भी वीट और राइस नहीं है कि बेकार में बायोफ्यूल बनाए. भाई लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसलिए इस बेसिस पे हमारा ग्राउंड नट और हॉर्स ग्राम हट जाएगा. ये क्वेश्चन अगेन साइंस एंड टेक एग्रीकल्चर का है, इजी क्वेश्चन था. और लास्ट में क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सोलर वाटर पंप एक्चुअली प्रधानमंत्री का कुसुम स्कीम था, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि सोलर वाटर पंप लगाओ घर में, किसानों को इरिगेशन कम होगा, बिजली बिल कम आएगा. उसके तहत पहला कह रहा है सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप. कैन बी यूज, बिल्कुल सही बात है. मतलब अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कैन तो है बट देखो क्या लिखा है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप. क्यों नहीं है, कैन लिखा है. कैन का मतलब आज नहीं तो फ्यूचर में हो सकता है, तो सबमर्सिबल पंप भी होना चाहिए था, क्योंकि नॉट फॉर लिखा है और कैन लिखा है, इसे पहला हो जाएगा रॉन्ग. सेम सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट द वंस विद पिस्टन. अगेन नॉट कह दिया कैन के साथ. अगर कैन है तो हमेशा येस ही आएगा, कैन के साथ नॉट आ ही नहीं सकता है. सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा. आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और 2, क्योंकि कैन हमेशा पॉसिबिलिटी लेके आ सकता है, कैन हमेशा नेगेटिविटी नहीं लाता है कभी भी. आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर डी. पॉइंट्स क्या दे रखे, पंप्स क्या होते हैं, दीज आर सबमर्सिबल और सरफेस पंप. सबमर्सिबल क्या होता है, जो पानी के एकदम अंदर डूबा हुआ है. सरफेस पंप मतलब जो आपने कूलर का जो पंप देखा होगा सबमर्सिबल है, पानी के अंदर होता है. कुछ सरफेस पंप होते हैं जो पानी के एकदम ऊपर लगे रहते हैं, जो फिल्टर आउट करते हैं वाटर को बेस्ड ऑन देयर प्लेसमेंट, अंडर वाटर या फिर अबाउ द वाटर लाइन. सोलर पावर जो है दिस कैन बी यूज फॉर बोथ रनिंग सरफेस पंप एंड सबमर्सिबल पंप, इसलिए पहला हमारा राइट हो जाएगा. वहाँ दे रखा था सबमर्सिबल पंप रन करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते. Second, solar power can also be used for both running centrifugal pump and one with piston. The pumping action is cyclic and can be driven by piston, screw, gear, roller. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. अब कुछ दे रखा है आपको की पॉइंट. सबसे पहला, मोस्ट कॉमन पंप मैकेनिक्स इन सोलर पावर पंप यूज आर सेंट्रीफ्यूगल. इंडिया में सबसे ज़्यादा पंप जो यूज़ किए जाते हैं सोलर पावर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, वाटर को सेंटर से बाहर फेंकता है पेरीफेरी के ऊपर. एक आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल और एक है सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीपिटल क्या होता है, वाटर मोटर के पास आता है. जैसे ये मान लीजिए मोटर है, वाटर बार बार इसके पास आएगा. और सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है, ये वाटर को दूर फेंकता है ऐसा. मल्टी स्टेज पंप्स भी, बोरहोल पंप भी और हेलिकल पंप भी, ये सारे कैटेगरी दे रखे हैं. सोलर वाटर क्या होता है, सोलर वाटर पंप सिस्टम इज कॉमनली सीन इन रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एरियाज. यहाँ आपको मिल जाएगा एज वेल एज फॉर इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. दो सोलर पैनल्स. Through solar panels, the pumps can eliminate the cost of energy and provide a more feasible option that uses energy from the sun. ये क्यों दिया जा रहा था किसानों को, किसानों का बहुत ज़्यादा बिल आता था, वो बिल भर नहीं पाते थे, तो गवर्नमेंट बाद में क्या करती थी, किसानों का कर्जा माफ़ करती थी. गवर्नमेंट ने कहा ये करने से अच्छा सोलर पंप दे दीजिए. सोलर पंप में एक बार का इन्वेस्टमेंट रहेगा, सन पे रन होगा, सालों साल खेती अच्छी चलेगी, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए लाया गया था. बट इसको इंडिया में आज कहाँ यूज़ किया जाता है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल यूज़ के लिए. घरों में आप देखोगे सोलर पंप लगा हुआ है. व्हेन इट कम्स टू स्टैंड अलोन सोलर पंपिंग सिस्टम, द मेन टाइप इंक्लूड रोटेटिंग एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स. ये सब इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको याद रखना है स्टैंड अलोन की कैटेगरी में ये दो आते हैं. और लास्ट में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो होता है वो मेन चॉइस होता है रोटेशन के लिए एंड आर डिजाइन फॉर फिक्स हेड एप्लीकेशन. देयर आउटपुट इंक्रीजेस इन प्रपोर्शन टू देयर स्पीड ऑफ रोटेशन. जितना ज़्यादा रोटेट करेगा ये मोटर है, उतना ज़्यादा तेज़ी से आउटपुट भेजेगा ये वाटर का. ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन. हमारा क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया. फाइनली हमने 2020 का भी साइंस का पेपर कंप्लीट कर लिया. ये वाला जो क्वेश्चन था ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था. सोलर पंप पीएम कुसुम योजना थी, उससे आया हुआ क्वेश्चन था ये.